डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नुसरत गुल। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले सॉल्वेशन एनर्जी जाने से पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सॉल्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो एज द नेम इम्प्लाइज, सॉल्वेशन का मतलब होता है, सॉल्वेशन में पढ़ने किन की, आयनिक कंपाउंड्स की। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, लेट अस से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है, लेट अस से इट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, इट विल बी लाइक दिस। ठीक, और सॉल्वेंट लेट अस से हमारे पास सॉल्वेंट जो है ये वाटर है। जो हमारा सॉल्वेंट है, जब ये वाटर होता है तो हम इस सॉल्वेशन को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। ठीक, सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा हमें, वी विल हैव टू सेपरेट दीज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। लेट अस से ये हमारे पास सोडियम मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड सर्कल्स हमारे, और हमारे जो क्लोराइड है ये हमारे पास ये है, दीज क्या कहेंगे जी इसको, ये हमारे पास हॉलो सर्कल्स। ठीक है, तो लेट अस से लाइक दिस। सबसे पहले इनको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, विल हैव टू सेपरेट देम सो दैट जब हम इनको सेपरेट करेंगे हमारे पास Na प्लस और Cl नेगेटिव होंगे। तो ये सेपरेट करने के लिए वी विल हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज हो जाएगी उसको हम कहेंगे डेल्टा H1। As is evident in molecules, these molecules are held by electrostatic force of attraction। तो इनको दूर करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी जो है, इसमें एनर्जी विल हैव टू एड अप एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी वाटर को भी हमें इसके मॉलिक्यूल्स को भी, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट करना पड़ेगा, और इसके लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, दिस विल बी डेल्टा H2। सो जब हम सोडियम क्लोराइड और वाटर को एनर्जी देंगे तब इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, वाटर मॉलिक्यूल इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह से होगा वाटर मॉलिक्यूल हमारा, ये हमारे इसके पास H पॉजिटिव दो होंगे, रादर डेल्टा H, डेल्टा पॉजिटिव इस पे चार्ज होगी और इस पे थोड़ी चार्ज होगी डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव, ऑब्वियसली इट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस, इससे ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह हमारे पास कम है, जस्ट शो इट। तो और इसके जो ये होंगे दे विल बी लाइक दिस, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव हमारे किसके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, दीज H पॉजिटिव विल इंटरेक्ट विद क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये क्लोराइड आयंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो क्या कहेंगे, हमारा जो सॉल्वेशन जब हम करेंगे, जब हम इस सोल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है दे विल बी सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये हमारा सोडियम जो इज अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और एंड इट इज सराउंडेड बाय व्हाट, इट इज सराउंडेड बाय वाटर। वाटर जो हमारा है इट्स अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह हमारा क्लोराइड इट इज सराउंडेड बाय वाटर, और वाटर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूट है, एंड वाटर इज आवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो जब ऐसा हो जाएगा, जब ये हो जाएगा व्हेन दिस सोल्यूट इज सराउंडेड बाय वाटर, ये जो इंटरेक्शन इनके बीच होगी इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, यानी कि डेल्टा H3 जो हमारा होगा ये हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज इसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी। डेल्टा H1 भी पॉजिटिव है, डेल्टा H2 भी पॉजिटिव है, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमें क्या करना पड़ा था, हमें इन इन मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना पड़ा था, जिसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी थी। सो डेल्टा H1 एज वेल एज डेल्टा H2 ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और हमारा जो डेल्टा H3 जहाँ पे सॉल्यूट जो होगा हमारा, जैसे सोडियम सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और ये इंटरेक्ट करेगा O नेगेटिव के साथ, इसी तरह से क्लोराइड सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और ये इंटरेक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ, ये इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और जो हमारा जो सोल्यूशन है इसका बनना कब फिजिबल होगा, ये फिजिबल तब होगा जब हमारा ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है, ये हमने सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए एनर्जी दी थी, ये हमने सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए एनर्जी थी, इट इज लेस देन डेल्टा H3। ये डेल्टा H3 वो एनर्जी है जो रिलीज हो गई थी जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट ओवरऑल जो सोल्यूशन का हमारा एनर्जी चेंज होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा H3 नेगेटिव है और डेल्टा H3 जब ज्यादा होगा इन दोनों से तो ऑब्वियसली ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स रेज इट। तो ये जो एनर्जी हमें रिलीज हो जाएगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, ये होगी हमारी सॉल्वेशन एनर्जी। एंड चूंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जब हम वाटर को एज सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हम इस प्रोसेस को हाइड्रेशन का कहते हैं, और जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो दिस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, ठीक है, ये हमारी एनर्जेटिकली फेवरेबल होती है, बिकॉज इसमें द एनर्जी इज नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो सॉल्वेशन एनर्जी जो हमारी है, द इंटरेक्शन ऑफ गैसेस कैटायन और द गैसेस anion with the solvent molecule is known as solvation। जब मैंने बात की तो मैंने सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव लिया, और वो वही आयन है जो हमें ब्रेक करना होगा पहले into the elemental form, और उसके बाद इसको पहले गैसेस फॉर्म में लाना होगा, एंड देन वी विल हैव टू आयनाइज इट। तो आयनाइज होने के बाद जब ये इंटरेक्ट करेगा, चाहे हमारा सोडियम पॉजिटिव यानी कि कैटायन है, चाहे हमारा क्लोराइड नेगेटिव यानी एनायन है, जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। और इस इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर द टर्म हाइड्रेशन इज यूज्ड। The energy released during the interaction is referred to as solvation energy, and if the solvent is water इसको hydration energy कहेंगे। It is exothermic in nature. Larger the value of solvation energy, greater is the stability of the solvated ion। तो ये मैंने आपको बोला इस दौरान जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे हमारा जो है कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, एंड वी नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, हम उसका टेम्परेचर देख लेते हैं, ठीक है, लेट द टेम्परेचर बी x। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं इस वाटर में। जब हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा Cl डाइपॉजिटिव एक्वस आयन, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव ये भी एक्वस आयन होगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम भी हाइड्रेट हो गया, सॉल्वेट हो गया, और क्लोराइड भी सॉल्वेट हो गया। जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो वी विल अगेन नोट डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट विल ऑब्जर्व, हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर इसका है, इसका टेम्परेचर जो है ये राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर राइज होने का मतलब है एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड, इस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो गई, और ये जो सिस्टम है ये सॉल्वेशन की वजह से स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी लूज की, और जब भी सिस्टम एनर्जी लूज करेगा तो हमारा जो सिस्टम है ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है।
तो जितनी एनर्जी ये रिलीज हो जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी जो एक्वस आयंस की, इतने एक्वस आयंस जो होंगे दे विल बी मोर स्टेबल। फाइन। तो सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्सेस और फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको बोला, ड्यूरिंग सॉल्वेशन प्रोसेस वेयर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेट मी शो इट वंस मोर। तो जैसे अगर हम हमारा सोडियम की बात करेंगे, तो हमारा सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ये चूंकि ओ नेगेटिव सिर्फ नहीं है, ये हमारा इसके पास यहाँ पे वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी है, तो इट विल बी सराउंडेड बाय दीज, इट विल बी सराउंडेड बाय दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्वेशन है, जब हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम हियर, इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। फाइन, चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉल्वेशन इन्फ्लुएंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड कलर। इस सॉल्वेशन, जब हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है, जब ये सराउंड हो जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, तो क्या हो जाता है, ये इन्फ्लुएंस करता है प्रॉपर्टीज को, सच है सॉल्युबिलिटी बदल जाती है, रिएक्टिविटी, कलर, और सॉल्वेंट की भी प्रॉपर्टीज बदलती है, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्युबिलिटी और इसकी रिलेशनशिप विद द सॉल्वेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी कब ये सॉल्युबलाइज होगा। फिलहाल लेकिन हम सिर्फ सॉल्वेशन एनर्जी की एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। तो ये हमारा सोडियम आयन है एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इट इज सराउंड, ये हमारा सॉल्वेटेड जो हमारा सोडियम आयन है। तो जब अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, हाउ विल वी शो इट, हम कैसे दिखाएंगे सोडियम को, विल सिंपली शो इट एज सोडियम पॉजिटिव, मगर क्या है, ये एक्वस है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट सच मॉलिक्यूल्स, इनको आप ऐसे ही दिखाते हो। चलिए, तो अब कौन कौन से फैक्टर इस सॉल्वेशन एनर्जी पे इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इस पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप बिकॉज द चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लेट अस टॉक अबाउट अल्कली मेटल्स, हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे। चलिए हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे। Let us say this is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। ठीक है, तो ये सब यूनिवैलेंट है, सब में एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको रहने देते हैं, लेट अस नॉट डिस्कस इट। चलिए, तो हमारा जो सारे आयन्स है, इनमें पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है डाउन द ग्रुप रेडियस जो है, रेडियस इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो जब चार्ज जो हमारी इंक्रीज हो रही है और रेडियस डिक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा है, रादर सेम है, चार्ज सब में एक है, लेकिन रेडियस जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो हमारी है ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि अगर इस पे जो हमारा लिथियम है, इस पे ये चार्ज डेंसिटी है, तो जो हमारा सोडियम है, इस पे चार्ज डेंसिटी इट विल बी थिनर, इसकी चार्ज डेंसिटी थिनर होगी। जो हमारा पोटेशियम है, इसकी और थिन होगी। इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि एज वी मूव डाउन, जितना जितना हम नीचे जाएंगे, जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिथियम अट्रैक्ट कर पाएगा, उतने सोडियम नहीं कर पाएगा, उससे कम पोटेशियम करेगा, उससे कम रुबिडियम करेगा, इससे, यानी कि लिथियम जो हमारा है इट विल बी हैवीली हाइड्रेटेड। सबसे ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होगा वो लिथियम के अराउंड होंगे। ठीक है, हाइड्रेशन की जहां तक बात है या सॉल्वेशन की जहां तक बात है, लिथियम ज्यादा हाइड्रेटेड होगा कंपेयर टू सोडियम, ये ज्यादा हाइड्रेटेड होगा कंपेयर टू पोटेशियम, वो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा कंपेयर टू रुबिडियम, रुबिडियम सीजियम के मुकाबले हाइड्रेटेड ज्यादा होगा। तो लिथियम विल बी मोस्ट हाइड्रेटेड एंड सीजियम विल बी लीस्ट हाइड्रेटेड।
यानी कि लिथियम के अराउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे, जबकि हमारे सीजियम के अराउंड जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो सबसे कम होंगे। तो जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारे हाइड्रेशन जो होगी या सॉल्वेशन, क्योंकि हम हाइड्रेशन इस पे बात कर रहे हैं कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो बार बार हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो हाइड्रेशन होगा दैट विल also decrease, ठीक है। तो smaller ions will have high charge density, are heavily solvated or hydrated, and thus have a large hydration radius. Thus in alkali metals lithium will have the highest radius in the aqueous medium and cesium will have the minimum radius in the, obviously जो हमारा लिथियम होगा उसके अराउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस होगा एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा होगा, इट विल इंक्लूड दोज वाटर मॉलिक्यूल्स, और चूंकि सीजन के साथ सबसे कम होंगे तो इसका जो होगा इसका मिनिमम रेडियस मॉलिक्यूल, ये मिनिमम रेडियस होगा एक्वस मीडियम में। तो इसका मतलब ये कि लिथियम जो हमारा है ये बल्कि भी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन बल्कि होगा? लिथियम, क्योंकि इसके अराउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका सबसे ज्यादा वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। और सीजियम जो होगा ये लीस्ट बल्कि होगा क्योंकि इसके अराउंड बिकॉज ऑफ इट्स लेस चार्ज डेंसिटी, इसके अराउंड देयर आर लेसर वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कम है तो ये इतना ज्यादा बल्कि नहीं होगा। ये हमारा, ये देख लीजिए हम, ये टेबल है हमारी, तो इसमें क्या है जो रेडियस है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज सेम रह रही है। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन इस लिथियम के साथ है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज तो सेम है लेकिन लीस्ट आयनिक रेडियस है। जब लीस्ट चार्ज डेंसिटी हमने देखा इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इंटरेक्शन भी सबसे स्ट्रांग होगा तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे ज्यादा होगा इसमें, ठीक है, राइट। तो इट विल बी क्वाइट स्टेबल इन द एक्वस मीडियम, ये बहुत स्टेबल होगा क्योंकि इसकी एंथैल्पी इट विल रिलीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सीजियम विल रिलीज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम देखेंगे दूसरे हिसाब से, जो कि मैंने आपको बोला ये सबसे ज्यादा बल्कि है, बल्कि का मतलब कि इसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी लिथियम की, फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम, फॉलोड बाय रेबिडियम, फॉलोड बाय सीजियम। तो कंडक्टिंग पावर सबसे कम लिथियम का होगा क्योंकि सबसे बल्कि है, सबसे सबसे ये लीस्ट मोबाइल है तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, और हाईएस्ट मोबिलिटी एज वेल एज कंडक्टिविटी किसकी होगी? वो सीजियम की होगी। Aqueous lithium ion being bulky will be least mobile and aqueous cesium ion having smaller radius will have the highest mobility, obviously, ठीक है ना। Thus the conducting power of lithium will be minimum and cesium will be maximum, ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल होगा लिथियम, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाईएस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा बल्कि है, चार्ज डेंसिटी चूंकि इसकी बहुत ज्यादा है तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी, जिसकी वजह से ये जो है इसकी कंडक्टिंग पावर जो होगा, इसका कंडक्टिंग पावर लीस्ट होगा, और सीजियम बीइंग लीस्ट बल्कि, लीस्ट इसका ये रेडियस होगा हाइड्रेशन रेडियस, तो ये सबसे ज्यादा कंडक्टिंग पावर इसका होगा। ये देख लीजिए आप, ये हमारा आयन है लिथियम, तो ये वैल्यूज डिफरेंट दिए गए हैं, डिफरेंट इसके हिसाब से दीज टेबल्स हैव बीन कॉपीड। तो हाइड्रेशन रेडियस इसका ये है, इन सब में दिया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन रेडियस ऑफ हाइड्रेशन है, ये जो है हाइड्रेटेड रेडियस इसका 340 है, और सबसे कम सीजियम का है 226, और आयनिक मोबिलिटी देख लीजिए इसकी, ठीक है, कंडक्टिंग पावर 33.5, और इसका क्या है सीजियम का, चूंकि सबसे इसका लीस्ट आयनिक ये हाइड्रेटेड रेडियस है, इसका लीस्ट हाइड्रेटेड रेडियस है, तो इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका कंडक्टिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें अंडरस्टैंड की, वो दो चीजें ये है कि जो हमारा जो आयन है तो ये चार्ज डेंसिटी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, यानी कि चार्ज क्या है आयन की और इसका रेडियस क्या है, और इस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से ही ये इसका ये रेडियस भी होता है, हाइड्रेटेड रेडियस भी इसी हिसाब से होता है चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, और इसी हिसाब से इसकी एंथैल्पी भी होती है, ठीक है, यानी कि चार्ज डेंसिटी के हिसाब से इसकी एंथैल्पी भी होती है और इसका हाइड्रेटेड रेडियस भी होता है। तो जैसा कि हमने अल्कली मेटल्स में देखा, डाउन द ग्रुप इसका जो रेडियस है
ये जो हमारा मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडिस है, ये तो आयन रेडिस है, हाइड्रेटेड रेडिस आप यहाँ देख लीजिए, सबसे ज्यादा लिथियम का है रेडिस ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका सबसे ज्यादा रेडिस ऑफ हाइड्रेशन है। तो इसका जो है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है, मतलब इन केस ऑफ दिस रेडिस, चूंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द होंगे, जिसकी वजह से इसका रेडिस जो हाइड्रेटेड रेडिस हो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो और इसी की वजह से ये मैक्सिमम एनर्जी भी रिलीज करेगा, क्योंकि ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके अराउंड ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी, तो एनर्जी भी ज्यादा ये रिलीज करेगा और ये स्टेबल भी हो जाएगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि इस पे हम एक ब्रेन टीजर करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द रेडियस, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, एंड दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। द रेडियस एंड चार्ज ऑफ पोटेशियम एंड फ्लोराइड आयंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, इनका रेडियस भी सेम है और चार्ज भी इनकी चार्ज सेम है और रेडियस भी इनका सिमिलर है, 136 पिकोमीटर, और चार्ज तो दोनों की मैग्नीट्यूड, इसका +1 है, इसका -1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1। तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम देखेंगे सुपरफिशियली, तो वी नो कि हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई और स्क्वायर। Q तो इन दोनों में बराबर है, R भी दोनों में बराबर है, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगी। और जब चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगी, किसकी, पोटेशियम की चार्ज डेंसिटी और फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी बराबर होगी, तो इनके आसपास जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बराबर होने चाहिए। यानी कि जितने ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, पोटेशियम करेगा इंटरेक्ट ऑक्सीजन के साथ, और फ्लोरीन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये करेगा हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर हम सुपरफिशियली देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड जितने होंगे उतने ही इस फ्लोरीन के अराउंड होंगे, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी सिमिलर है। क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप देख लीजिए आप। जब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो हमें पता है कि पोटेशियम जो है इट विल इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये इंटरेक्ट और इसके साथ इंटरेक्ट करते ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ये हमारा हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस फ्लोरीन, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ? इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है ना, इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। और अब गौर कीजिए, फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, and there are two hydrogens, for every oxygen there are two hydrogens, यानी कि जहां ऑक्सीजन जहां पोटेशियम एक ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा इन वन वाटर मॉलिक्यूल, वहीं पे फ्लोरीन जो है इट विल इंटरेक्ट विद टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, क्योंकि एक इंटरेक्शन है, ऑब्वियसली इन केस ऑफ फ्लोरीन मोर एनर्जी विल बी रिलीज, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे कि देयर आर एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज, देयर आर एक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, तो वी विल हैव 2x हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा एक्स एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, उतनी एनर्जी ये उस हिसाब से ये फॉर एवरी ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जाहिर बात है यहाँ पे जो एनर्जी है फ्लोरीन के टाइम में, एनर्जी जो होगी वो ज्यादा रिलीज हो जाएगी, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी फ्लोराइड आयन की कंपेयर टू पोटेशियम आयन, और ऑब्वियसली एनर्जी जब भी ज्यादा रिलीज करेगा तो फ्लोराइड आयन जो होगा ऑब्वियसली इट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि जितना इन एक्वस मीडियम ऑब्वियसली फ्लोराइड जो है एक्वस ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इतनी जितनी सॉल्वेशन एनर्जी होगी या जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। देख लीजिए आप सोल्यूशन क्या है। सिंस सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू हो गया हमारा चार्ज, 4 पे आर स्क्वायर ये हो गया एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज and inversely proportional to the square of the radius. Since both radius and charge are similar, radius भी same है, similar है, और charge भी similar है, ठीक है, the hydration energy should be similar। अगर इसी चीज पे सिर्फ डिपेंड करते हैं तो ये similar होनी चाहिए, मगर ये देखा गया है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज 320 kilojoules per mole, while that of fluoride ion is 484 kilojoules per mole। रीजन क्या है? We know that a water molecule consists of one oxygen ion and two hydrogen ions, ठीक है,
पोटेशियम, इसमें एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं। पोटेशियम बीइंग पॉजिटिवली चार्ज विल इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन, ऑब्वियसली पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एक पोटेशियम आयन। एंड फ्लोरीन बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, जहां हमारा पोटेशियम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, वहां पे हमारा फ्लोराइड दो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, इंटरेक्ट करेगा। Since the number of hydrogen ions is double to that of oxygen ions, so the hydrogen energy is more in case of fluoride, and that also makes it more stable. ठीक है, आई होप ये सॉल्वेशन एनर्जी आपकी क्लियर हो गई। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग कि ये लेट्स एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी का जो कंपटीशन होता है इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, हम उसको डिस्कस करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।